कार्ल एल अगर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी परवरिश। कैंट फैमिली कार्ल एल को अपने बच्चे की तरह पालता है। वो सबसे पहले उसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है, फिर वो अपने पेरेंट्स के सिखाए हुए प्रिंसिपल्स और एथिक्स को फॉलो करते हुए बनता है इस दुनिया का माइटीएस्ट प्रोटेक्टर। लेकिन क्या हो अगर सुपरमैन से वो परवरिश ही छीन ली जाए। कार्ल एल क्रिप्टॉन पर ही बड़ा होता है, फिर वो अपने अडल्ट फॉर्म में अर्थ पर आता है और बनता है इस यूनिवर्स का एब्सोल्यूट सुपरमैन। लेकिन अर्थ पर आने का रीजन अननोन है। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग न्यू डीसी यूनिवर्स के एब्सोल्यूट सुपरमैन के स्टोरी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कहानी के राइटर हैं जेसन एरन और आर्टिस्ट है राफा सैंडोवल। सालों पहले अर्थ से 9 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हम लोगों को दिखाया जाता है प्लैनेट क्रिप्टॉन। मैं जिस दुनिया से हूँ उस दुनिया को कंट्रोल करते थे उसी दुनिया में बसे कुछ शहर। मेरे प्लैनेट का शहर इस दुनिया के किसी भी बड़े शहर के जैसा ही था और उन शहरों के बीच में था सेंटर ऑफ द सिटी कैंडोर, जिसे साइंस लीग कंट्रोल करते थे। कैंडोर एक ऐसा शहर था जो गार्डन से भरा हुआ था, लेकिन उन प्लांट्स को लैब में बनाए गए थे और उनका पावर सोर्स था लावा फ्यूज एनर्जी रिएक्टर। क्रिप्टॉन में क्लास बेस्ड सिस्टम था। क्रिप्टोनियंस अपने छाती पर अपने क्लास के हिसाब से सिंबल्स पहनते थे और उन सारे क्लास में सबसे ऊपर था साइंस लीग। वो हम सारे एल से ज्यादा बड़े थे। तजुर्बा भी एक चीज है। सबको लगा था कि वो हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो हमारे प्लैनेट को बचा सकते हैं, लेकिन शायद ये उनके बस का नहीं था। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है रेडलैंड, जो क्रिप्टॉन का फार्मिंग सेंटर है। लारा एल एक एंशिएंट मशीन को ठीक कर रही हैं। एक बूढ़ा आदमी आसमान की तरफ देख रहा है। उसके सीने पर एक बड़ा सा एस बना हुआ है जो इस प्लैनेट की वर्किंग क्लास को रिसेंबल करता है। क्लैरिस ने कहा था कि वो सुबह को ही बारिश ले आएगी। मैंने तो उसे पूरा पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन आसमान में उसका नाम और निशान तक नहीं है। ये सुनकर लारा कहती है, आपको पता है ये सब कौन कंट्रोल करता है? द साइंस लीग। और इस प्लैनेट का साइंस रेडलैंड के लिए हमेशा लीड करता है। हाँ, चलो तुमने कम से कम इसे तो ठीक किया। इस दुनिया में शायद तुम अकेली हो जो मेरे इस पुराने माशुका के अंजर पंजर को ठीक कर सकती है। हाँ, मेरा काम तो हो गया। लारा सच में एक क्लासी लेडी है। उसे खराब चीजों को ठीक करना पसंद है। ये दोनों ही अभी आसमान की तरफ देख रहे हैं। बहुत सारे ड्रोन्स अभी फार्मलैंड्स के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो आपका तोहफा आ चुका है। आप बहुत टाइम से यही चाहते थे ना। ड्रोन्स आसमान में अपने क्लाउडी पेलोड्स को ड्रॉप करता है, जिससे फार्मलैंड पर बारिश गिरने लगती है। जल्दी से अंदर चलो नहीं तो भीग जाओगी। लेकिन लारा उस फार्मलैंड के बीच में खड़ी रहती है। वो अपने हाथों को फैलाती है और अपने चेहरे को आसमान की तरफ करती है। वो इस प्लैनेट की सबसे महंगी चीज को एंजॉय करना चाहती है। आपने इस बारिश के लिए बहुत कुछ दिया है, आप अपने पैसे को वसूल करना नहीं चाहते? एक टाइम ऐसा भी था जब लॉरा साइंस लीग का सबसे टॉप कैंडिडेट हुआ करती थी। लेकिन बचपन में जब वो क्रिप्टॉन के इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन के ऊपर एक रिपोर्ट लिखती है और इनमें यूज किए गए स्पेंडिंग्स के ऊपर सवाल उठाती है, साइंस लीग को क्रिटिसाइज करती हैं, तब उसके ऊपर अग्रेसिव अनरूली बिहेवियर का लेवल लग जाता है। और तब वो सिर्फ 9 साल की थी। वार्निंग, इनस्टेबिलिटी अलर्ट। जल्द से जल्द माइन को खाली करने का ऑर्डर दिया जाता है। वर्कर्स एग्जिट गेट की तरफ बढ़े। जॉर एल इस प्लैनेट के सबसे डीपेस्ट माइन के अंदर है। उसके चारों तरफ सन क्रिस्टल्स चमक रहे हैं। सारे के सारे माइनर्स जॉर एल के ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। जॉर एल कहता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम लोगों को डरना चाहिए। ना ही कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हैं और ना ही कोई डिम्पलिंग है। तो यहाँ पर एक सिंक होल या फिर केविन बनने का खतरा तो बिल्कुल नहीं है। ये कहकर जॉर एक सीनियर लेबर के सामने जाकर रुकता है। शायद तुम्हारे लोगों ने सुनने में गलती की है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम लोगों को डरना चाहिए। ये सुनकर एक लेबर कहता है, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने सच में वो सुना है। हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। वो आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड था। हम सब ने वो सुना है। जॉर एल ये सब सुनते हुए अपने हाथ को उन गर्म क्रिस्टल्स के ऊपर रखता है। बहुत टाइम तक इस माइन के अंदर काम करते हुए शायद कुछ लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी डेंजरस नहीं है। हम लोगों को वापस से काम शुरू करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप हमारे लीड इंजीनियर हैं, तो ये आपका डिसीजन होगा जॉर एल। जॉर एल अभी भी चुप है। वो इन चीजों को लेकर कुछ सोच रहे हैं और अचानक से कोई उनके पीछे चीखने लगता है, माइनिंग बंद क्यों है?
क्या ये स्टोन्स अपने आप ही निकल आएंगे? काम शुरू करो। एक आदमी दूसरे माइनर्स को अपने रास्ते से हटाते हुए जॉर-एल के सामने आता है। उसके सीने पर मिडिल मैनेजमेंट का सिंबल है। काम को मैंने बंद किया है। जॉर-एल अभी उस आदमी के सामने है। मैं जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग से हूँ और मुझे लगता है कि ये माइन स्टेबल नहीं है। यहाँ पर कभी भी एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो सकता है। अपने ड्रिलर्स को बंद करो, हम लोगों को यहाँ से निकलना है। जॉर-एल की बातों को सुनकर मिडिल मैनेजमेंट का वो ऑफिसर कहता है, तुम्हें ये सिंबल दिख रहा है? यहाँ पर ऑर्डर सिर्फ मेरा चलेगा। अपने सभी माइनर्स को काम पर लौटने का ऑर्डर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केओस क्रिएट करने का लेवल लग जाएगा। जॉर-एल सबको अपने पीछे बुलाता है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अगर काम कंटिन्यू रखना है तो मिडिल मैनेजमेंट के दूसरे मेंबर्स को बुला लो और इन प्रोब्स को खुद चलाओ। सभी माइनर्स जॉर-एल के पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये देखकर वो मैनेजर गुस्से से गुर्राता है। देख लूंगा तुम्हें। ऐसे में कुछ सनस्टोन्स अपने आप ही टूटकर बिखर जाते हैं और जमीन हिलने लगती है, जिसे देख जॉर-एल कहता है, सरफेस की तरफ दौड़ो अभी। जॉर-एल का ऑर्डर उन माइनर्स के कानों तक पहुंचता उससे पहले ही उन माइनर्स के पैरों के नीचे का जमीन धंस जाता है और नीचे से निकलता है ग्रीन एसिड्स, जो उन माइनर्स के आर्मर्स को पिघलाकर उनके फ्लैश को जला रहा है। जॉर-एल उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है। मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे पहले ही इन माइनर्स का फ्लैश, बोन्स सब कुछ पिघल जाता है और यहाँ पर गूंजने लगती हैं उन माइनर्स की दर्द भरी चीखें। मेरा प्लैनेट मर रहा था। साइंस लीग को इस बात का पता था और अब ये बात मेरे बाबा को भी पता चल गया था। प्रेजेंट टाइम अर्थ, ब्राजील का एक डायमंड माइन। सभी माइनर्स माइन के बाहर रुके हुए हैं क्योंकि माइन के अंदर खतरा है। कुछ दिनों से यहाँ पर कोहरा हो रखा है। मौसम बहुत ठंडा है, जिस वजह से CFC एक पॉइजनस गैस उस माइन के अंदर जमा हो रहा है। माइनर्स अभी उन माइंस के अंदर सांस नहीं ले सकते। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अलग है। उन माइनर्स का लीडर कहता है, आज आसमान बिल्कुल साफ है और शायद ये माइंस भी क्लियर है क्योंकि हवा बाहर की तरफ आ रही है और इस हवा में हम सांस ले सकते हैं। ये एक अच्छा साइन है, जोएल अपने दोस्तों से कहता है। लेजर कॉप्स के पीस मेकर्स इन माइनर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। उनमें से एक पीस मेकर कहता है, आज का काम जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। माइनर्स अभी अंदर घुसकर चौंक जाते हैं क्योंकि किसी ने पहले से ही उन डायमंड्स को निकाल कर रखा है। ये डायमंड्स अभी उन कार्ड्स पर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा कौन कर सकता है? सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं। ये डायमंड्स तो पहले से ही साफ सुथरे हैं और हवा भी साफ है। ये डायमंड्स तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन हवा को कौन साफ कर सकता है? माइनर्स एक दूसरे के साथ धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। जोएल अपने दोस्तों की तरफ देखता है और फिर कहता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ हम लोगों के लिए अच्छा हुआ। हमारा काम यहाँ पर खत्म होता है। अपने कार्ड्स लो और बाहर चलो। हम लोगों को सिर्फ अपना पेमेंट चाहिए। जोएल अपने कार्ड को लेकर बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरे माइनर्स भी उसे फॉलो करते हैं, लेकिन इन माइनर्स के काम को देख ये पीस मेकर्स सरप्राइज्ड हैं। इतना सारा काम इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। जोएल का एक दोस्त उसके करीब पहुंचकर कहता है, जोएल क्या लगता है ऐसा किसने किया होगा? जोएल को पिछली रात का कुछ याद आता है क्योंकि कल रात को उससे मिलने कोई आया था। जोएल उस ठंड रात में आग सेक रहा था। ऐसे में एक यंग लड़का उसके सामने आता है। उसका पूरा बॉडी कवर्ड था, लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसे ठंड लग रही है। उसके आंखों से एक नीली रोशनी निकल रही थी और ऐसा नीला रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जोएल कुछ टाइम तक उसे देखते ही रह गया। तुम मेरे घर चल सकते हो, तुम वहाँ पर रेस्ट कर सकते हो, खाना भी मिलेगा, घर में मेरी फैमिली है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन वो यंग लड़का अपना सर हिलाता है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया। तुम्हारे इस दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत चीजें हैं। इस दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत जगह हैं और ऐसी जगह भी है जहाँ पर तुम लोग रहते हो। इंडस्ट्रीज जिनके पास ना ही कोई एथिक्स है और ना ही कोई मॉरल वैल्यूज, वो तुम्हारे इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुझे अभी बहुत काम है, पर शुक्रिया मुझे अपने घर इनवाइट करने के लिए। ये कहकर वो लड़का अंधेरे में कहीं खो जाता है। जोएल अभी जमीन पर है। तुझे लगा हम बेवकूफ हैं? इतना सारा डायमंड तो तुम लोग साल भर में भी नहीं निकाल सकते। तुम लोगों में ऐसा कोई है जो इस पीस को डिस्ट्रॉय कर रहा है? कौन है वो? सामने आओ। मुझे एक नाम चाहिए जोएल, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे दोस्त को पकड़ूंगा। ऐसे में एक दूसरा सोल्जर कहता है, सर इनका काउंटिंग हो गया है। सारे वर्कर्स अपने शिफ्ट में हैं, लेकिन एक वर्कर आज मिसिंग है। हमें वही चाहिए। पास ही में वो यंग लड़का अपने शैक के अंदर लेटा हुआ है। एक हेक्सागोनल शेप का मेटल शीट छत पर है।
सूरज की रोशनी अब्सॉर्ब कर कर वो चार्ज हो रहा है। ऐसे में अचानक उस मेटल शीट से कुछ ग्लोइंग रेड वायर्स उस लड़के के साथ जुड़ने लगता है। कार्ल एल, तुम्हें अभी निकलना है। वो लड़का अभी चौंक जाता है। हाँ? ऐसे में एक पीस मेकर आकर उस घर के दरवाजे को तोड़ देता है। इस दौरान एक जोरदार पंच आकर उस पीस मेकर की छाती में लगता है और उसका बॉडी आर्मर टूट जाता है। ये हमारा टारगेट है, इसके ऊपर फायर करते रहो। सारे पीस मेकर्स मिलकर उस यंग लड़के के ऊपर फायर करते रहते हैं, लेकिन उन बुलेट्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो बुलेट्स जैसे किसी चट्टान से टकरा रहे हैं। कार्ल एल इस अटैक से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। क्या ये मेरे पंचेस से जिंदा रहेंगे? कार्ल एल अपने आर्मर के एआई से पूछता है। हाँ, लेकिन जोर से मत मारना। ये सुनकर वो लड़का पूरी तरीके से चार्ज अप हो जाता है। वो अपने पंचेस से ज्यादातर सोल्जर्स को नॉकड आउट कर देता है, लेकिन पीस मेकर्स के वो एडवांस वेपन्स इस सिचुएशन को अडॉप्ट कर चुका है और वो अभी 3D प्रिंटेड हायर कैलिबर राउंड से उस लड़के के ऊपर अटैक करते रहते हैं। ये हैवी बुलेट्स उस लड़के को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो बुलेट्स उसके बॉडी से बाउंस बैक होकर और माइनर्स के घरों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में वो सुपर फास्ट स्पीड से मूव करते हुए बाकी बचे पीस मेकर्स को नॉकड आउट कर देता है। कार्ल अभी जॉयल को देखकर रुक जाता है। जॉयल इस लड़के के सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को देखकर शॉक्ड है। कार्ल अभी जॉयल से कहता है, अगर लेजर ग्रुप तुम्हें उन डायमंड्स के लिए पे नहीं करते हैं तो उन डायमंड्स को यहाँ से दूर ले जाओ, कोई ना कोई तुम्हें उनके लिए पे करेगा, लेकिन अभी के लिए तुम अपने लोगों को यहाँ से लेकर निकलो। कार्ल अपने बातों को खत्म कर पाता उससे पहले ही एक एनर्जी ब्लास्ट आकर उसकी पीठ पर लगता है। ऐसे में और भी ड्रोन्स आकर कार्ल के ऊपर एनर्जी ब्लास्ट करते रहते हैं। कार्ल अभी दर्द से चीख रहा है। लेजर ग्रुप का पैरा मिलिट्री डिवीजन यहाँ पर आ चुका है। एक वॉरक्राफ्ट पैरा मिलिट्री सोल्जर से पूरा का पूरा भरा हुआ है। ऑन बोर्ड टीम लीडर कंपनी के डायरेक्टर के साथ बात कर रहा है। वो चाहते हैं कि ये टारगेट जिंदा रहे। ये सुनकर वो टीम लीडर कहता है, पता है, इसीलिए तो मैं अपने बेस्ट सोल्जर्स के साथ आया हूँ। एजेंट लेन, कोई खबर? एजेंट लेन अपने टैबलेट की स्क्रीन को टीम लीडर को दिखाते हुए कहती है, इसका सूट अगर आप गौर से देखोगे तो फिर ये अपना शेप शिफ्ट कर रहा है, जैसे कि ये कोई लिविंग आर्मर है, और ये उससे बात भी कर रहा है, तो मतलब इसका अपना दिमाग है। दूसरी तरफ कार्ल अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है। उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही हैं। कार्ल अभी हवा में है। वो उन ड्रोन्स को अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर रहा है। कुछ टाइम तक वो इसी तरीके से उन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करते रहता है, पर इतना पावरफुल अटैक कार्ल को कमजोर कर देता है। वो अभी जमीन पर है। सारे के सारे वर्कर्स यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन लेजर ग्रुप का एंटायर मिलिट्री डिवीजन यहाँ पर आ चुका है। हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और आर्मी सबका टारगेट सेम है, कार्ल एल। कार्ल अभी भी अपने पैरों पर है। वो उन सारे सोल्जर्स के अपीरियंस को देख रहा है। वो धीरे से अपने आर्मर से कहता है, सोल, तुम सही थे, ये सच में बुरा आइडिया था, मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे में कोई साइड से आकर कार्ल को एक बड़ा सा हैंडकफ पहना देता है। मैं हूँ एजेंट लेन और मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ। तुम हमारे सस्पेक्ट हो, भागने की कोशिश मत करना। एजेंट लेन अभी अपने पिस्टल को निकालकर कार्ल के चेहरे की तरफ पॉइंट करती है। मूव, नहीं तो मैं तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ कर रख दूंगी, सुपरमैन। इस दौरान नेवाडा डेजर्ट में कहीं पर कोई ब्राजील के उस अटैक को अपने मॉनिटर पर देख रहा है। बहुत सारे वायर्स उसके हेड के साथ कनेक्टेड हैं। बहुत सारे शहरों के मिनिएचर्स उसके चारों तरफ हैं, लेकिन इन शहरों में लाइफ फॉर्म्स हैं, क्योंकि उनकी चीखें गूंज रही हैं। इतना कुछ देख लिया, अभी तुम कौन हो? एक नया खिलौना? तुम कहाँ से आए हो? वो आदमी अभी मॉनिटर के ऊपर कार्ल एल को देख रहा है। सालों पहले क्रिप्टॉन। जॉर-एल अपने घर वापस आता है। लॉरा अभी दौड़कर अपने हस्बैंड के पास जाती है। वो उसे अपनी बाहों में लेती हैं। वो उसके जख्म को देखती हैं और अभी वो उन रेडिएशन बर्न को देखकर शॉक्ड हैं। लेकिन जॉर-एल अपने आप में ही गुम है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। जॉर-एल अभी बात करता है, हमें ये अभी के अभी शुरू करना है, हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर लॉरा उसके चेहरे को पकड़ती है। तुम क्या कह रहे हो? ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो? हम इसके बारे में किसी को नहीं कह सकते। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमें हमारे अपनों को भी नहीं बताना है। सबसे पहले हमें कंफर्म होना है और सिर्फ तभी हम लोग दुनिया को बता सकते हैं। लेकिन क्या
बताना है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जॉर-एल अभी अपने बेटे की तरफ देखता है। पापा आप ठीक हैं? यंग कार्ल-एल पूछता है। जॉर-एल फाइनली नॉर्मल होता है। वो अभी अपने फैमिली को हक करता है। फिर वो कहता है, माफ करना मुझे, मैं थोड़ा ज्यादा ही लेट हूँ। ये सुनकर लॉरा कहती हैं, जॉर तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे, जैसा हमारा फैमिली हमेशा करता है, एक साथ मिलकर। रेडलैंड में कहीं पर एक छोटे दरार में से ग्रीन रेडिएशन ऊपर की तरफ उठ रहा है। क्रिप्टॉन मर रहा है। और यहीं पर खत्म होता है एब्सोल्यूट सुपरमैन का फर्स्ट इशू। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा कमर तो गया।